आगादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्य मोह औरतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हम जो यहाँ पे रोगानुत्पादनीय अध्याय का निरूपण देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर वेग की समझ, वेग का अधिकार कौन सी अग्नि में आता है, वेग का मल पाचन, मल उत्सर्जन आदि का जो संबंध हमने देखा था, उसके बाद हम इसके बारे में और आगे देखेंगे। तो रोगानुत्पादनीय अध्याय मूल रूप से हमारे शरीर के अंतर्गत स्वश्रुत चतुष्क के अंतर्गत महाभूताग्नि संरक्षण पूर्वक क्या करता है, तो धातु विभंजन प्रक्रिया को होने से रोकता है, यानी कि धातु की समवायिता और अनुवर्तन को बनाए रखता है। और धातु विभंजन प्रक्रिया होने से रोकने का कार्य यह महाभूताग्नि आश्रित रोगानुत्पादनीय अध्याय में निर्देश दे दिया गया। तो हमने धातु विभंजन से क्या हमने देखा था, धातु विभंजन यानी कि मूलभूत समवायिता और अनुवर्तन बिगड़ने से दोष धातु मल जब पूर्ण मलिनीकरण को या विकृतीकरण को प्राप्त करे तब उसमें उसको धातु विभंजन के रूप में ज्ञात किया जाता है। धातु विभंजन यानी कि कोई भी दोष धातु मल स्रोतस अंग आशय अवयव प्रणाली जब प्राकृत कर्म और रचना दोनों के स्वरूप में विक्षेपित हो जाए तब वो मलिन स्वरूप हो जाती है और उसको धातु विभंजन के रूप में ज्ञात किया जाता। तो वो कब होती है, जब महाभूताग्नि अनुवर्तन किसी भी अंग आशय अवयव प्रणाली दोष धातु मल का महाभूताग्नि पाक, महाभूताग्नि अनुवर्तन बिगड़ जाए तब उसमें विभंजन होना शुरू होता है। यानी कि महाभूताग्नि के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी धातु स्रोतस या प्रणाली में विभंजन हो नहीं सकता। रोगानुत्पादनीय महाभूताग्नि संरक्षण हेतु व्याख्यायित अध्याय इसी बात को ज्ञात कराता है कि सापेक्ष महाभूताग्नि अनुवर्तन हमारे शरीर में धातु विभंजन को होने से रोकता है। धातु विभंजन यानी कि विकृतीकरण, मलिनीकरण, जिसमें दोष धातु मल अपना प्राकृत कर्म और रचना छोड़ देते हैं और क्या होते, मल स्वरूप बन जाते हैं और उसके निष्कासन हेतु आपको चिकित्सा क्रम का उपयोग करना पड़ेगा। तो उसी के डिटेल में हम इसमें आगे जाएंगे। ये थोड़ा समझने जैसा विषय है कि भाई रोगानुत्पादनीय अध्याय में वेग में धारणीय और अधारणीय वेगों का उल्लेख किया गया। रोगानुत्पादनीय के धारणीय और अधारणीय वेग हमारे शरीर में वात प्रकृति अनुवर्तन को विक्षेपित करके धातु विभंजन प्रक्रिया को निर्माण करके हमारे शरीर में धातु विभंजन या खवैगुण्य या तो फिर समूर्छन प्रक्रिया शुरू करता है। हमने लास्ट सेशन में भी बोला था, इसमें भी थोड़ा आएगा कि जब तक हमारे शरीर में दोष धातु मल या स्रोतस या प्रणाली में धातु विभंजन नहीं होता, दोष में, धातुओं में, मलों में या स्रोतस में, यानी कि प्राकृत मलिनीकरण शुरू नहीं होता है, तब तक हमारे शरीर में समूर्छन नामक प्रक्रिया शुरू हो नहीं सकती। यानी कि मात्र विकारो धातु वैषम्य और रोगस्तु दोष वैषम्य समूर्छन करने हेतु समर्थ नहीं है। समूर्छन हेतु हमारे शरीर में धातुओं में विभंजन और मलिनीकरण और महाभूताग्नि की समवायिता और अनुवर्तन विक्षेपित होना अति आवश्यक है। आमा कई प्रश्न हो तो क्यों, या एक अच्छा एक विषय है जो दृढ़ीकरण करना हमें चाहिए कि विमान स्थान के बाद
सूत्र निदान विमान यानी कि विमान शारीर इंद्रिय चिकित्सा कल्प और सिद्धि, यह विमान स्थान से शुरू होकर चिकित्सित स्थान तक रसायन वाजीकरण तक समूर्छन प्रक्रिया को प्राप्त किया हुआ अंग आशय अवयव अधिष्ठान दोष धातु मल प्रणाली इंद्रिय को इस शुद्धिकरण हेतु व्याख्यायित यह विमान शारीर इंद्रिय चिकित्सा स्थान कल्प और सिद्धि स्थान है। यानी कि दूषणीकरण प्रक्रिया के पश्चात जब हमारे शरीर में मलिनीकरण कर्म रचना दोनों बिगड़ जाए तब हमारे शरीर में समूर्छन होना शुरू होता है। हमारे शरीर में संप्राप्ति की जो अवस्थाएं बताई गई है कि भाई संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ता और भेदा अवस्था, इसमें यह जो स्थान संश्रय अवस्था है व्यक्ता और भेदा अवस्था है यह पूर्ण रूप से धातु विभंजन मलिनीकरण समूर्छन आश्रित प्रक्रिया है, बराबर। तो और यह किसके आश्रित है? तो हमारे शरीर में प्राकृत वात यह रोगानुत्पादनीय का मुख्य केंद्र है कि हमारे शरीर में प्राकृत वात प्रकृति महाभूताग्नि के सापेक्ष अनुवर्तन बनाए रखने हेतु जवाबदार कोई धातु प्रकृति है तो वो वात प्रकृति है। इसका दृढ़ीकरण और संदर्भ दिया गया है निर्देश चतुष्के वात कलाकलीय अध्याय। निर्देश चतुष्के वात कलाकलीय अध्याय में यह धातुरूप वात प्रकृति किस तरह से हमारे शरीर के अंतर्गत अंग आशय अवयव प्रणाली के प्राकृत अनुवर्तन के लिए जवाबदार है वो इसमें लिखा है। कट करो खाली के वायु यंत्र तंत्रधर प्राण उदान समान व्यानपानो आत्मा प्रवर्तक चेष्टानां मुच्चा वच्चानां नियंता प्रणेता च मनस सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक सर्वेन्द्रियाणाम अर्थानाम अभिवोटा सर्व शरीर धातुव्यूकर संधानकर शरीरस्य स्रोत स्पर्शन्यो मूल हर्ष उत्साहयो योनि समीरणो अग्नि संशोषणाम दोषाणाम क्षेपता बहिर्मलानाम कर्ता गर्भाकृतिनाम स आयुष अनुवृत्ति प्रतिभूत इति वात कलाकलीय। यानी कि हमारे शरीर में यह जो सूक्ष्म प्रकृति बताई गई है कि सर्व शरीर धातु व्यू कर संधान कर शरीरस्य सर्व इंद्रियों का योजक सर्व इंद्रियों के अर्थ और कर्म का करने वाला नियंता च प्रणेता च मनसः सर्व चेष्टानाम उच्चावच्चानाम दोष संशोषण क्षेपता बहिर्मलानाम यह सभी वात प्रकृति का यदि आप संकलन करें तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे शरीर में शरीर का बंधारण को टकाए रखना और उसका ज्ञान कर्म इंद्रिय कर्म और बंधारण बनाए रखने का कार्य प्राकृत वात प्रकृति के अधीन है। रोगानुत्पादनीय में वेगोधीन धारण से वात प्रकृति में विघात उत्पन्न होता है और यह विघात असंख्य रोग समूह का जन्मदाता बनता है। तो हमारे शरीर में धातु विभंजन प्रक्रिया का रोकने का दायित्व वात कलाकलीय और वात प्रकृति के अधीन है, जो हमारे शरीर में प्राकृत यह कर्म प्रकृति द्वारा बंधारण को सही रखता है। दूसरा, यदि मान लो वेगोधीन धारण को धारित किया जाए तो उसमें क्या होता है, तो उदावर्त में इसकी सरस निरुक्ति दी गई है कि जो वेग है वो हमारे शरीर में त्रिमर्म 107 मर्म आश्रित सभी अधिष्ठान इंद्रिय अधिष्ठान और मलों को प्राकृत कर मनोवर्तन से जोड़ता है। यदि वेग धारित किया जाए तो इतने अधिष्ठानों में रोग समूह उत्पन्न होता है। संप्राप्ति बताई गई है उदावर्त में कि वेगोदीर्ण धारणे कसाय तिक्त उष्ण रुक्ष भोजे
पक्वाशय कुप्यति चेद अपान श्रोतांसी अधोगानी बलि च रुद्धत्वा करोति वीण मारुत मूत्र संग क्रमात् उदावर्त मतः सुघोरम, जिसमें उदावर्त सामान्य चिकित्सा करे। तो उदावर्त जो है यह वेगोदीर्ण धारण का एक्सट्रीम लेवल है। उसके पहले क्या क्या होता है, वो सभी वेगोदीर्ण धारण में क्या क्या रोग समुदाय उत्पन्न होते हैं वो इसमें लिखा गया है। तो आमाशय हमारे शरीर में दो प्रकार का विभाजन है, एक आमाशय है और एक पक्वाशय है। तो इसमें लिखा है कि पक्वाशय कुप्यति चेद अपान, यानी कि वेगोदीर्ण धारण से पक्वाशयगत अपान उदीर्ण होकर विकृत होता है और वो हमारे शरीर में स्रोतस के अधो भाग में वीण मूत्र और मारुत के संग पूर्वक रोग समूह उत्पन्न करता है, यानी कि विसर्जन प्रक्रिया को विक्षेपित कर देता है। तो पक्वाशय हमारे शरीर में क्या काम करता है? मल निष्कासन कार्य एक पक्वाशय का है। दूसरा पक्वाशय जो हमारा शरीर का एक आशय है, वो हमारे शरीर में जो महाभूत पाचन, मल पाचन, महाभूत निर्माण के अधीन जो पक्वाशय के आश्रित महाभूताग्नि प्रक्रियाएं रहती, आप सरल आप समझो, आमाशय आश्रित जठराग्नि और धात्वाग्नि की प्रक्रियाएं रहती। आमाशय समुत्थ, पक्वाशय समुत्थ, ऐसे दो प्रकार के जो समुत्थान बताए गए हैं, उसमें पक्वाशय समुत्थ जो भी प्रक्रिया है वो महाभूताग्नि, मल पाचन, मल विसर्जन को सविशेष विक्षेपित करती है। आमाशय आश्रित समुत्थान जठराग्नि, रस, दोष वैषम्य को सविशेष विक्षेपित करते। तो इसमें हम देखें तो वातकला कली अध्याय में क्रियात्मक स्थिति का सविशेष उल्लेख है, रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों में। यदि आप सुराणी संहिता का पठन करें तो उसमें लिखा है कि हमारे शरीर में प्रधानतः दो प्रकार की विकृति होती है, एक क्रियात्मक विकृति होती है, दूसरी रचनात्मक विकृति होती है। क्रियात्मक विकृति यानी कि मात्र जिसमें दोषों में विषमता हुई, दोष प्रदोषित स्थिति में हुए और जितने भी धातुओं में प्रदूषीकरण हुआ, वो सभी स्थिति दोषों की क्रियात्मक विकृति के अंतर्गत आती है, जिसका निरूपण रोग चतुष्के कियंत शिरसी अध्याय में निर्देशित किया गया। यानी कि दोष के प्राकृत कर्मों को विक्षेपित हो जाना, विषमता, दोष विषमता को प्राप्त करे। रोगस्तु दोष वैषम्य, यहाँ में क्रियात्मक विकृति का संकलन देने की एक बता रहा हूँ कि रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष अपने प्राकृत कर्मों को छोड़ दे और उसमें विषमता आए। दोष की दूषणीकरण जो अवस्था है, यानी कि अन्नपान चतुष में रस प्रदोष, रक्त प्रदोष, मांस प्रदोष, मेद प्रदोष जो स्थिति बताई गई है, जो रस और दोष आश्रित रहती है, वो दूषणीकरण अवस्था जिसमें दोष ने प्राकृत कर्म अनुवर्तन नहीं किया हुआ है और दूषणीकरण स्थिति में है, वो सभी क्रियात्मक विकृति के अंतर्गत आते हैं। और ज्यादा उसको हम दृढ़ करें तो दोषों की संचय, प्रकोप और प्रसर अवस्था यहाँ तक क्रियात्मक विकृति के अधीन रहती है। यानी कि दोषों की जो गति बताई गई है, क्षय, स्थान, वृद्धि, उध्व, अध, तिर्यक, कोष्ठ रोग मार्ग, शाखा रोग मार्ग, मर्मास्थि संधि रोग मार्ग, तो दोष आश्रित जो गति है वो सभी गति क्रियात्मक विकृति का निरूपण है। सूत्र स्थान पूर्ण रूप से, चरक संहिता सूत्र स्थान पूर्ण रूप से जठराग्नि, रस, दोष वैषम्य, इसको ठीक करने हेतु बताया गया, व्याख्यात किया गया प्रथम अधिकार क्षेत्र में आने वाला स्थान है। इसमें लिखा है त्रिविध रोग मार्ग, दोष गति भेद। यह क्रियात्मक विकृति में क्या क्या
अंदर इन्वॉल्व होता है। दोषों के वैकारिक कर्म, यानी कि एक तो जो दोष के प्राकृत कर्म की हानि होना, और वैकारिक कर्म यानी कि स्त्रंस, भ्रंश, व्यास, संग, भेद, पित्त के दाह, उष्ण, पाक, श्वेत, क्लेद, कोथ, कंडू, कफ के उपचय, काठिन्यत्व, कंडुत्व, उत्सेद, शोथ आदि जो लिंग संग्रह है वो उसके दोष के वैकारिक कर्म अंतर्गत आते हैं। दोष जितनी जितनी धातु के संसर्ग में आएंगे उस धातु को अपने गुण कर्म से दूषित करके दूषणीकरण अवस्था उत्पन्न करेगी। सभी प्रदोषज विकार, 63 दोष भेद के संसर्ग विकार सभी क्रियात्मक हानि अंतर्गत आते। दोषों की क्रियात्मक विकृति प्रधान रूप से जठराग्नि, रस, षडरस और त्रिदोष के अधीन रहती है, और उसमें मुख्य रूप से दोषों के उपक्रम और रस चिकित्सा लागू होती है। यानी कि जठराग्नि सापेक्ष करे, षडरस चिकित्सा करे दोष अनुसार, और दोषों की समन और शोधन चिकित्सा लागू करे। इतना चिकित्सा सूत्र दोषों की क्रियात्मक विकृति दूषणीकरण ठीक करने हेतु पर्याप्त है। कहाँ पे लिखा हुआ है? चरक संहिता सूत्र स्थान। चरक संहिता सूत्र स्थान में दोषों के प्रदोष के असंख्य विकार बताए गए हैं, लेकिन चिकित्सा मात्र निश्चित दोष की और दोष पाचन, दोष निष्कासन, समन, शोधन निश्चित दोष का करने की ही बात है। मान लो रस प्रदोषज विकार जो है, अश्रद्धा, रुचि, हास्य, वीरस्य, अंगमर, ज्वर, तंद्रा आदि, इसमें मान लो 15 से 20 लिंग संग्रह है, लेकिन उसकी एकमात्र चिकित्सा है रसादो लंघनम प्रोक्तम, यानी कि मात्र लंघन प्रक्रिया करवा। इसमें सभी लिंगों की स्वतंत्र चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं। यदि विशेष जरूर पड़े तो दोष अनुसार आप चिकित्सा कर सकते, यानी कि निदान परिवर्जन और उपक्रम चिकित्सा से क्रियात्मक हानि ठीक हो जाती। एक तो मैंने बताया कि भाई संचय, प्रकोप, प्रसर हो, क्षय स्थान, वृद्धि, उद्वध, तीर्य, कोष, शाखा, मर्मास्थि, संधिगत रोग मार्ग अभिसरण हो, प्रदोषज के लिंग संग्रह हो, क्रियात्मक हानि विकृति लिंग आपको मिल रहा हो, और निदान परिवर्जन और उपक्रम से ही ठीक हो जाए, तो समझ लो यह क्रियात्मक हानि विकृति, और यह जठराग्नि, रस और दोष आश्रित थी। मान लो आपके पास विदाह के 2 पेशेंट आ रहे हैं, उदर विदा है, इसको आप समझ लो अजीर्ण के 2 पेशेंट आ रहे जिसमें उदर विदा है। एक पेशेंट को आपने 3 दिन लंघन करवाया और ठीक हो गया, और एक पेशेंट को 3, 4, 5, 15 दिन लंघन पाचन करवाने के पश्चात भी विदा की स्थिति अभी नहीं पूर्ण रूप से सापेक्ष हो रही, तो यह रचनात्मक स्थान के अंतर्गत आती। जो 3 दिन के अंदर विदा ठीक हो गया, 2 से 3 दिन में, या लक्षण पूर्ण रूप से 5 दिन के लंघन में ठीक हो गए, यह पूर्ण रूप से जठराग्नि, रस, कोष्ठ और दोष आश्रित था। इसमें कोई भी प्रकार का धातु विभंजन, कोई भी प्रकार का समूर्छन, मलिनीकरण इसमें इन्वॉल्व था नहीं। अब इसके बाद आता है रचनात्मक विकृति। ऐसा भेद ज्ञात करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि रोगानुत्पादनीय में होने वाली धातु विभंजन प्रक्रिया, वेगोदीर्ण धारण से उत्पन्न होने वाली विकृतीकरण प्रक्रिया प्रधान रूप से रचनात्मक विकृतीकरण अंतर्गत आती है। मात्राशितीय और तस्याशितीय पालन से जठराग्नि, धात्वाग्नि अच्छी रहती है। यदि पालन न करो तो जठराग्नि, कोष्ठ और रस पूर्वक दूषणीकरण होता। ये इसका बीज है कि भाई मान लो मात्राशितीय पालन न करो
और रोगानुत्पादनीय पालन न करो तो किस तरह से समुत्थान में भेद आता है, इसकी यह स्थिति है कि यदि रोगानुत्पादनीय का पालन ना किया जाए तो हमारे शरीर में दोष, धातु, मल, कोई भी तेरस स्रोतस अंग आशय अवयव प्रणाली में सीधा धातु विभंजन होगा, रचनात्मक विकृति होगी। आ भेद बरोबर आमा कई प्रश्न हो तो आ लगीन कई बरोबर है। आ लेवानुं कारण ज आ कि आपने ख्याल आवे कि रोगानुत्पादनी अध्याय में धातु विभंजननो अधिकार क्षेत्र क्या चालू थाय। बरोबर आ जेनुं मुख्य केंद्र है एटले आखे आखा रोगानुत्पादनी में वातना चिकित्सा सूत्रों प्रधान रीते आप्या, कारण के एमां शुं कर्युं छे वातनुं रचनात्मक माळखुं सरखुं करवानी प्रधानतः पक्वाशय वात अने वातनुं रचनात्मक माळखुं सरखुं करवानी सविशेष एनी अंदर प्रक्रिया। दोषोनुं रचनात्मक दृष्टि लक्षण पॉजिटिव मळे क्यां बताव्युं छे त्रिशोथीयमां। त्रिशोथीय कियनशिरसीय बाद आवतो त्रिशोथीय अध्याय रोग चतुष्कनो एमां जे दोषोनुं निरूपण बताव्युं ई दोषोमां रचनात्मक हानि थाय त्यारे तमने शुं दोषना लक्षणों मळशे ई तमने त्रिशोथीयमां बताव्युं। हवे मान लो आ लक्षणों उपरांत आपने शुं जोवा मळे तो एक तो आमां छे ने शोथ प्रधान होय आ बधाय, पण ई शोथ ज हशे एवुं जरूरी नथी, पण शोथ प्रधान होई शके। दोष स्थान दृष्टि लक्षण तमने पॉजिटिव मळे एटले शुं आवे एमां तमने कहूं पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रिय तत्र अपि पक्वाधान विशेष दोष स्थानानि उरकंठ शिरो ग्रीवा पर्वणि आमाशय मेदस्थ श्लेष्मण स्थानानि नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस दक स्पर्शन अति पित्त स्थानानि। तो स्थान दृष्टि लक्षण तमने आनी अंदर पॉजिटिव मळे केनी अंदर रचनात्मक विकृति में मात्र दोष वैषम्य लईने पेशंट आवशे अने तमे एमां स्थान दृष्टि परीक्षण करशो तो तमने कांई मळवानुं नथी। पेशंटनुं जे स्थान दृष्टि लक्षण केवुं होय स्थिर होय। तमारी पासे एवा घणा पेशंट आवशे जेने कटिशूल छे ने आ एने 10 वर्षथी स्थिर कटिशूल निश्चित एरिया में थाय एटले हूँ तमने कहूँ 10 वर्षथी कटिशूल छे। हवे आमां तमारी पासे बे विचार आवे कि भाई आमां वात बगड़ो तो पाकी वात छे। हवे आमां तमे जठराग्नि रस अने वातनी सारवार करशो ने एटले तमने 30-40% परिणाम मळशे, पण वातना रचनात्मक स्थान ने अधिकार क्षेत्र सारू करशो तो 100% परिणाम मळशे। कारण के कटी भाग छे ई वायुनुं रचनात्मक माळखुं एवुं बताड़े के वायुना रचनात्मक माळखामां विक्षेप अत्यारे छे। आया वायु मलिनीकरण रूप वातनी वात छे। दूषणीकरण थी एक स्टेप आगळ मलिनीकरण के जेमां रचनात्मक विकृति थई गई होय। ज्यां सुधी वातपित्त कफमां रचनात्मक विकृति न थाय त्यां सुधी वातपित्त कफना रचनात्मक स्थानों में दृष्टि लक्षण उत्पन्न थता नथी। एटले ए अध्यायने दोष भेदीय रूपे व्याख्यायित कर्युं के जेमां दोषनुं भेदन थई जाय एटले प्राकृत रचनाथी भिन्न थई जाय। एटले पक्वाशय कटी शक्ति त्रिदोषना स्थान दृष्टि लक्षण मळे। रचनात्मक विकृतिना दोष लक्षण त्रिशोथीयमां बताव्या ई तमने मळे। नानात्मज रोगो आमां मैं लख्या छे एटले जे 80 प्रकारना वात रोग 40 प्रकारना पित्त रोग अने 20 प्रकारना कफ रोग लख्या। जो एमां कर्म अने रोग बे विभाजन लख्या तो आવું जरूरी नहीं कि भाई कर्म विभाजन शुं काम आप्युं अने रोग विभाजन शुं काम आप्युं। कर्म विभाजन क्रियाहानि माटेनुं निरूपण छे। आवुं सरळ तमे समजो। जे रोग विभाजन छे
એ જ દોષનું મલિનીકરણ અને રચનાત્મક હાનિનું નિરૂપણ છે કે જેની અંદર રચના ઇન્વોલ્વ થઈ જાય એ જ દોષની. 80 પ્રકારના વાત રોગો પક્વાશય, કટી, શક્તિ, શ્રોત્ર, અસ્થિ, સ્પર્શનેન્દ્રિય અને પક્વાધાનની રચના દૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થાય અને એમાં વાત દોષનું સમૂર્છન અને મલિનીકરણ થયું. હવે દૂષિનીકરણ ને મલિનીકરણ થયું, સમૂર્છન થયું, સમૂર્છિત થઈ ગયો તો આપણને શું ફેર પડે? તમારી ચિકિત્સામાં તમારે ફેરફાર કરવો પડશે. દૂષિનીકરણ નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમથી ઠીક થઈ જાય. મલિનીકરણ માટે ચિકિત્સા સૂત્ર, રસાયણ, વાજીકરણ અને સ્વતંત્ર ચિકિત્સા સૂત્રો આપવા પડશે અને પ્રકૃતિ સ્થાપન આપવું પડશે. એટલે રોગાનુત્પાદનીયની અંદર રસાયણ, વાજીકરણ, ઇન્દ્રિય શુદ્ધિ, પ્રકૃતિ સ્થાપનનું વર્ણન રોગાનુત્પાદનીયમાં આવે. દોષોની, આ તો દોષોની તમને સરળતા હેતુ વાત કરું કે ભાઈ સ્થાન સંશ્રય અવસ્થા જે બતાડી, વ્યક્ત અવસ્થા અને ભેદ અવસ્થા બતાડી છે. આ રચનાત્મક વિકૃતિ, મલિનીકરણ અને સમૂર્છન અવસ્થા વ્યાખ્યાયિત કરવા માટેના 3 તબક્કા છે: સ્થાન સંશ્રય અવસ્થા, વ્યક્તાવસ્થા અને ભેદાવસ્થા. સ્રોતો દૃષ્ટિ લક્ષણ રચનાત્મક વિકૃતિનું લક્ષણ. તમારા પેશન્ટમાં અન્નાભિલાષા, અરોચક, અવિપાક, છર્દી, અન્નવાહી સ્રોતો દૃષ્ટિનું લક્ષણ ઉત્પન્ન થઈ જાય પછી 3, 4, 5 દિવસના લંઘનમાં આ બધાય લક્ષણો સરખા થશે એવી કોઈ ઓલી છે નહીં. તો કઈ રીતે થશે? અન્નવાહી સ્રોતસનું સ્વતંત્ર ચિકિત્સા સૂત્ર, આમિકી ચિકિત્સા સૂત્ર દેવું પડશે. એમાં લખ્યું કે આમિકી ક્રિયા કરવાની. જો આવું જરૂર ન પડત તો તમને અહીંયા જવાની જરૂર નહોતી. તો તમને સૂત્ર સ્થાનમાં લંઘનની તમને સરસ આવડે જ છે. જઠ્ઠાગ્નિ હારી કરતાં આપણને ફાવે જ છે. લંઘન, દીપન, પાચનથી અન્નાભિલાષા, અરોચક, અવિપાક, છર્દી સારા થાય નહીં. કેમાં? અન્નવાહી સ્રોતસ દૃષ્ટિની વાત કરી. પણ સારું લાગે તમે એક જ સરખો ખાલી આ પહેલો તબક્કો લાવો ને, એ આપણે સેમિનારમાં વાત થઈ કે કોઈ પણ ઔષધ આપો, તમારું ઔષધ માન્યું બરોબર નથી, પણ તમે લંઘન ખાલી હલાવો ને એટલે પેશન્ટને સારું તો લાગે જ, કારણ કે સમુત્થાનનો દોષ અહીંયા તૂટશે. પ્રાકૃત કર્મ ચાલુ થઈ ગયું, પણ વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા તમારે જો તોડવી હોય તો તમારે આવા પ્રકારના વિભાજનોનો અભ્યાસ કરવો પડે. આને મલિનીકરણ કહેવાય. મલિનીકરણ એટલે સમૂર્છન પામેલો દોષ, એ મલિનીકરણ. એમાં રચના હાનિ થઈ ગઈ હોય, આવી સરળ વસ્તુને મલિનીકરણ કહેવાય. દોષોના મલિનીકરણમાં રચના દુષ્ટિ થાય, મહાભૂતાગ્નિનું અનુવર્તન બગડ્યું હોય, લીન દોષ થઈ ગયો હોય, સમૂર્છિત દોષ થઈ ગયો હોય અને સ્થાન સંશ્રિત દોષ થઈ ગયો હોય. ચિકિત્સા સૂત્ર અને પ્રકૃતિ સ્થાપન કરવાની જરૂર પડે. પંચકર્મ અને રસાયણ વાજીકરણની જરૂર પડે. હવે જો ક્રિયાત્મક હાનિ રસ ચિકિત્સા આશ્રિત છે, આમાં ઔષધની કોઈ જરૂર નથી. ક્રિયાત્મક હાનિ જઠરાગ્નિ, રસ અને દોષ આશ્રિત છે. માત્ર સડરસ ચિકિત્સા લાગુ કરવાની. ઘણીવાર ક્લિનિકમાં કે પ્રેક્ટિસની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રશ્ન થાય કે માત્ર લંઘન, દીપન, પાચન અને રસના ફેરફાર, આનાથી જ આટલો એક માની લ્યો 30 પેશન્ટને એક જ હરખો થોડો ઘણો ફેરફાર કરીને બધાય હાજા થઈ જાય. તો આવું શક્ય કઈ રીતે થાય? એ શક્ય થાય માત્ર રસ ચિકિત્સા, લંઘન, દીપન, પાચન ચિકિત્સા. કારણ કે એ જે પેશન્ટનો વર્ગ છે એ આખો ક્રિયાત્મક હાનિ ઉપર આશ્રિત છે, કાંઈ પ્રશ્ન જ નથી. હવે આનાથી કેવું થાય? દ્રઢીકરણ થાય. આ જ કરવાનું, આમ જ દેવાનું, આ જ ઔષધો આવશે. ક્યારે ઇન્દ્રયવાદી લેવી, ક્યારે કલિંગાદી લેવું, ક્યારે તમારે સુદર્શન ઉપાડવી,
ક્યારે ગળો ઉપાડવી, ક્યારે સનસમની ઉપાડવી, આ તમને સ્પષ્ટ થઈ જાય. કોઈ અલગ આવું એટલું સરસ દૃઢીકરણ થાય કે તમારું પ્રિસ્ક્રિપ્શન સહેલું થતું જાય. તમે પેશન્ટમાં નીલીની ઇન્દ્રિયવાદી નામક યોગો એડ કરો એટલે તમે નિશ્ચિત પ્રકારના વિચાર સાથે આની અંદર પ્રવેશ કરો છો, પેશન્ટમાં એ ખ્યાલ આવી જાય. પંચકર્મીય ચિકિત્સાની જરૂર પડે. અહીંયા કલ્પનો દેવા પડશે. પંચકર્મ અધિષ્ઠાનમાં મલિનીકરણ દોષોને ખેંચીને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા. બરાબર. હવે આવા કલ્પનોના ઉપયોગ વગર પાછું આમાં સંપ્રાપ્તિ વિઘટન થાય નહીં. સંપ્રાપ્તિ વિઘટન પશ્ચાત રસાયણ વાજીકરણ તો દેવા જ પડશે. હવે ન દો તો પ્રકૃતિ સ્થાપન થશે નહીં. માની લ્યો મને અન્નાભિલાષા, અરોચક, અવિપાક, છર્દી ખૂબ પ્રયત્નોથી તમે મટાડી દીધું અને પછી તમે મને રજા દઈ દીધી, હું 6 મહિના પાછો આવવાનો. કારણ કે આની અંદર રસાયણ વાજીકરણના ઉપયોગના અભાવે આ ફરી પાછું મને થશે. રસાયણ વાજીકરણનો યુક્તિકૃત ઉપયોગ સુરાણી સાહેબને, ગોહિલ સાહેબની અવસ્થામાં આપણે પુષ્કળ જોયેલું. સાહેબ જે પાછળથી ઘી ચાલુ કરાવે અને એનું જે પ્રકૃતિ સ્થાપનની સ્થિતિ વાજીકરણ રસાયણમાં ઉત્પન્ન કરતા, તો આ તો એક અભ્યાસની ને દૃઢીકરણની વસ્તુ. નકર આ તમે ચાલુ કરાવવું અઘરું. આમાં શું થાય? દોષ દુષ્ય સમૂર્છના જનિતો વ્યાધિ ઉત્પન્ન થવાનું અહીંયા બીજ જન્મ લઈ લે. દોષોના મલિનીકરણ સ્થાન દુષ્ટિની આ એક અવસ્થા છે. આમાં ચિકિત્સા સૂત્ર, પ્રકૃતિ સ્થાપન, પંચકર્મ, રસાયણ ને વાજીકરણની જરૂર પડે. આટલા લગીને આપણે અહીંયા રાખી. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે વેગોનું વિભાજન, કોષ્ઠ, શાખા, બરમાસથી સંધિ આસરી, એમાં 13 વેગોના લિંગો, એનું દોષ અનુસાર વિભાજન અને એમાં ચિકિત્સાનો ન્યાય, એ મુજબ આપણે જાશું. આ પ્રકારનું સંકલનનો અભ્યાસ આપણને ચિકિત્સામાં દૃઢીકરણ આપે. ચિકિત્સામાં દૃઢીકરણ હેતુ વૈદ્યને 3 વસ્તુ બતાવી છે: અધ્યયન કરવાનું, અધ્યાપન કરાવવાનું અને તદ્વિત સંભાષા કરવાની. તો નાગરાતી ચિકિત્સક સમૂહ આ માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે આખા વર્ષમાં. તો આ એનું એક સંકલિત કાર્ય છે જેની અંદર આપ જોજો અને વિચાર કરીને આગળ વધો. થેન્ક યુ.